हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना होती है 1907 में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे मथुरा प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी। स्थापना कब हुई? 1907 में। संस्थापक कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथानी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 1908 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके कोटद्वार में। ठीक है, और जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की गई थी कुलानंद बरतवाल जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1907 में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कुलानंद बरतवाल जी के द्वारा की गई थी। और गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथानी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजपुर किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जो बाजपुर है ये धोमा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो कल्याणी नदी के तट पर बसा है आपका रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर। ठीक है, और ढेला नदी के तट पर बसा है आपका काशीपुर, काशीपुर। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं मालिनी नदी के तट पर बसा है कण्वाश्रम। ठीक है, तो ये भी साथ ही साथ आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, बाजपुर किस नदी के तट पर है? धूमा नदी के। कल्याणी नदी के तट पर रुद्रपुर। काशीपुर किस नदी के तट पर है? ढेला नदी के तट पर। और कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 सूर्य मंदिर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जो मड़का सूर्य मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें, जो हमारे 3 अन्य सूर्य मंदिर हैं, अगर हम कुलसारी के सूर्य मंदिर की बात करें तो जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये है आपके चमोली में। ठीक है, और अगर हम खेती खान के सूर्य मंदिर की बात करें तो खेती खान का सूर्य मंदिर है कहाँ? चंपावत में। ठीक है, और अगर हम प्लेठी के सूर्य मंदिर की बात करें तो प्लेठी का सूर्य मंदिर है आपके टिहरी में। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, मड़ का सूर्य मंदिर पूछा जाए आपसे तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, कुलसारी का पूछा जाए तो चमोली में, खेती खान का पूछा जाए तो चंपावत में, और प्लेठी का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो दोस्तों जो राजा निम्बर देव थे इनकी पत्नी का नाम था नासु देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो विनय लक्ष्मी था जो, वो श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम था। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है कि विनय लक्ष्मी किसकी पत्नी का नाम था। इस तरीके से नहीं पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो विनय लक्ष्मी। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, और निम्बर देव की पत्नी का नाम था नासु देवी। और अगर हम रानी कर्णावती की बात करें तो रानी कर्णावती थी दोस्तों महीपति शाह की पत्नी। ठीक है, महीपति शाह की पत्नी का नाम था रानी कर्णावती। और अगर हम खनेती की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है कि सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों जो खनेती था ये था सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लोहसर व सुरगेन नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों लोहसर और सुरगेन जो नामक त्यौहार हैं ये जाट जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो जाट जनजाति है दोस्तों ये भोटिया की क्या है, एक उपजाति है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जाट जनजाति के जो लोग होते हैं वो खुद को जनक के वंशज मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि जाट जनजाति के लोग खुद को किसके वंशज मानते हैं, तो खुद को ये जनक के वंशज मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों गोपाल सिंह राणा जी को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो दोस्तों तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र था जनजागृति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो जनजागृति समाचार पत्र था दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। और शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? काशीपुर से, काशीपुर। ठीक है, और जो तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र था जनजागृति, इसके संपादक थे हरीश ढोडियाल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आप बताएंगे जनजागृति। इसकी शुरुआत कब हुई? 1955 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? काशीपुर से हुई थी। और तराई क्षेत्र का जो प्रथम समाचार पत्र था जनजागृति, इसके संपादक थे हरीश ढोडियाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखा शासन के समय पहाड़ी पशुचारकों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गोरखा जब शासनकाल था उत्तराखंड में, तो उस समय उनके द्वारा बहुत सारे कर लिए जाते थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? ठीक है, तो दोस्तों जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे गोरखा शासनकाल में लिया जाता था दोनिया कर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, गोरखा शासनकाल के अगर हम अन्य करों की बात करें तो टांड कर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो टांड कर था ये क्या था? एक कपड़ा कर था जो कपड़े पे लगाया जाता था, और ये लिया जाता था किससे? बुनकरों से, बुनकरों से। ठीक है, टांड कर लिया जाता था गोरखा शासनकाल में बुनकरों से। और अगर हम टीका भेंट कर की बात करें तो टीका भेंट जो कर होता था वो गोरखा शासनकाल में शुभ अवसरों पर लिया जाता है। जैसे शादी ब्याह के शुभ अवसर होते थे जो, तो उन पे गोरखा शासनकाल में क्या लिया जाता था? शादी ब्याह के अवसरों पर टीका भेंट कर लिया जाता था। ठीक है, और अगर हम मिजारी कर की बात करें तो जो मिजारी कर होता था गोरखा शासनकाल में, ये कामगारों व शिल्पकारों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये सारे कर आपको याद रखने हैं कि क्या क्या कर लिए जाते थे गोरखा शासनकाल में। ठीक है, पहाड़ी पशुचारकों से दोनिया कर लिया जाता था, टांड कर था जो वो बुनकरों से लिया जाता था, और टीका भेंट कर होता था जो वो शादी ब्याह के शुभ अवसर पर लिया जाता था, और मिजारी कर लिया जाता था किससे? कामगार व शिल्पकारों से लिया जाता था मिजारी कर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांतिदेव राजवंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अशांतिदेव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द्वितीय राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो दोस्तों अशांतिदेव राजवंश की द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अशांतिदेव राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो थी कहाँ? जोशीमठ। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, प्रथम राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। यहाँ पे द्वितीय राजधानी पूछा है तो द्वितीय राजधानी थी इनकी रणचूला कोट। ठीक है, और अशांतिदेव राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अशांतिदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर शासक थे इनकी राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। और अगर आपसे कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा पूछी जाए, ठीक है, लोक भाषा, ठीक है, तो इनकी लोक भाषा थी क्या? पाली।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा और लोक भाषा, इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राजभाषा पूछी जाए तो राजभाषा थी इनकी संस्कृत, और लोक भाषा पूछा जाए तो लोक भाषा थी इनकी पाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा धामदेव किसके पुत्र थे, ठीक है। तो दोस्तों जो राजा धामदेव थे वो प्रीतम देव के पुत्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और प्रीतम देव को दोस्तों जागरू में कहा गया है पिथौरा शाही, ठीक है। पिथौरा शाही और प्रीतम शाही, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि प्रीतम देव को जागरू में क्या कहा गया है। तो प्रीतम देव को जागरू में कहा गया है पिथौरा शाही या प्रीतम शाही, ठीक है। और पिथौरागढ़ का दोस्तों संस्थापक भी पिथौरा शाही को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन बन सकता है कि पिथौरागढ़ का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पिथौरा शाही, प्रीतम शाही या प्रीतम देव, ठीक है। तो इनको पिथौरागढ़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रीतम देव थे तो इनकी पत्नी का नाम था जिया रानी, जिया रानी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीतम देव की पत्नी का नाम क्या था, जिया रानी। और जिया रानी को आप सभी लोग जानते हो, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह का राज तिलक कब हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों जो टिहरी के अंतिम नरेश थे मानवेंद्र शाह, इनका राज तिलक हुआ था 1946 में, ठीक है। अगर डेट सहित पूछा जाए आपसे तो 25 अक्टूबर 1946 को इनका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। अगर हम इनके जन्म की बात करें मानवेंद्र शाह की, तो इनका जन्म हुआ था 1921 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 2007 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के दोस्तों अब तक हमें 8 अभिलेख मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो ये 8 अभिलेख मिले हैं हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के, इनकी लिपि है कुटिल, ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जो हमें 8 अभिलेख मिले हैं, इनकी लिपि क्या है, ये किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये कुटिल लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, इसका संस्थापक माना जाता है किसे, बसंत देव को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में, ठीक है। और 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश ने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और इनके हमें 8 अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों की लिपि क्या थी, कुटिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। तो दोस्तों जो खरपर देव वंश था, इसके बाद कार्तिकेयपुर में हुई थी निम्बर वंश की सत्ता स्थापित। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों जो निम्बर वंश था, ये शैव मत के अनुयायी थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्बर वंश किस मत के अनुयायी थे। तो ये शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था, ठीक है। तो दोस्तों जो निम्बर देव था, इसका पुत्र था इष्टदेवगण, ठीक है, इष्टदेवगण। तो इसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी कर्णावती को नागकटी रानी किसने कहा था, ठीक है। तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी ने महारानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था, ठीक है, किसने करवाया था। तो दोस्तों देहरादून की जो राजपुर नहर है, उसका निर्माण करवाया था रानी कर्णावती ने। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1868 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुमाऊं में तो वन विभाग की स्थापना 1868 में हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो गढ़वाल में दोस्तों वन विभाग की स्थापना हुई 1869 में, यानी 1968 में जब कुमाऊं में हुई थी, 1868 में जब कुमाऊं में हुई थी, तो उसके ठीक एक साल बाद 1869 में हुई थी गढ़वाल में। और टिहरी में दोस्तों वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई है। ठीक है, कुमाऊं में हुई 1868 में, गढ़वाल में हुई 1869 में और टिहरी में हुई 1885 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना होने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि उस समय संपूर्ण जो उत्तराखंड था वो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, अब वो 3 भाग कौन कौन से थे? कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। तो इसलिए दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका अपना अलग वन विभाग था, तो उसकी स्थापना 1868 में हो गई। जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका अपना एक अलग वन विभाग था, तो उसकी स्थापना हो गई 1869 में। ठीक है, और जो टिहरी रियासत था तो उसका एक अपना अलग वन विभाग था, तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट के संस्थापक थे जोध सिंह नेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई थी? पौड़ी में। और इसके संस्थापक कौन थे? जोध सिंह नेगी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ग भूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? ठीक है, तो दोस्तों स्वर्ग भूमि नामक जो समाचार पत्र था इससे प्रकाशन हुआ था उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। कहाँ से हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था इसका पौड़ी से। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे कौन? महेशानंद। ठीक है, महेशानंद थपलियाल जी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, उत्तर भारत नामक समाचार जो पत्र था इसका प्रकाशन हुआ 1936 में। कहाँ से हुआ? पौड़ी से हुआ। इसके संपादक कौन थे? महेशानंद थपलियाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और कब की गई थी? तो ये की गई थी 1923 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई? 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1921 में हुआ था कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी जो, उसके अध्यक्ष थे पी विंडम। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पी विंडम, और इसका गठन हुआ था 1921 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।